हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बार आप ट्रैप हो जाते हैं। आपने जिस भी साइड में ट्रेड लिया होता है, मार्केट उसके अगेंस्ट चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें, हम कौन से स्टेटअप को या कौन से चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करें कि हम ट्रैप होने से अपने आप को बचा पाए और हमारा स्टॉप लॉस कम से कम हिट हो। तो वही चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। 3 रूल्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको ट्रैप होने से बचाएंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बचाएंगे और कम से कम आपका स्टॉप लॉस हिट हो, इसके लिए आपको हेल्प करेंगे। ऐसे 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रूल जो है वो है कि आपको तभी भी ट्रेड करना है, जब भी आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप तभी भी ट्रेड करो जब दोनों ही टैंडम में हो। मतलब दोनों ही एक डायरेक्शन में जब बढ़ रहे हो तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर निफ्टी बुलिश है और बैंक निफ्टी अगर बियरिश है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि दोनों अगर टैंडम में हो तभी आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मार्केट जो है, ये निफ्टी का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप देख पा रहे हो कि दोनों ही सिमिलर वे में मूव कर रहे हैं। तो ऐसे दिन को आप ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही टेंडम में, अगर फॉर एग्जांपल इस स्विंग में आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब निफ्टी बियरिश था तब बैंक निफ्टी भी बियरिश था और दोनों ही एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तब आपको ऑप्शन में प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ते हैं और आपको प्रॉफिट भी अच्छे से होता है। लेकिन वही अगर निफ्टी बियरिश हो और बैंक निफ्टी अगर साइडवेज हो या बुलिश हो तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको मोमेंटम चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होता है और वो तभी मिलता है जब दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी टैंडम में हो। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आप ऑप्शन बायर हो और आप इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी जब दोनों ही एक डायरेक्शन में हो तभी आपको ट्रेड लेना है। दोनों अगर बुलिश हो तो आप बुलिश ट्रेड लो, दोनों अगर बियरिश हो तो आप बियरिश ट्रेड लो। लेकिन अगर एक बियरिश है और दूसरा साइडवेज है तो जनरली आप अपने ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी तो बुलिश है लेकिन बैंक निफ्टी अगर साइडवेज हो गया तो होता क्या है कि मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन धीरे धीरे से जाता है। तो बैंक निफ्टी जो ऑप्शन बायर होता है ना, या जो भी ऑप्शन बाइंग आप करते हो, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग करते हो, तो उसमें प्रीमियम्स बढ़ते नहीं है। आपको फायदा तभी होगा जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक साथ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो हमेशा अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग कर रहे हो, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वन वे जा रहे हो। अगर कोई भी एक साइडवेज भी हो जाता है तो आपको मोमेंटम उतना फास्ट नहीं मिलेगा जितना फास्ट आपको अगर वो दोनों साथ में हो तब मिलता है। तो आप आपके ट्रेड को अगर अवॉइड कर सकते हो। अगर एक वन डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा साइडवेज है तो ट्रेडिंग आप अवॉइड करो। अगर दोनों ऑपोजिट हो, मतलब निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे ही जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तो आपको बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड को कंप्लीटली अवॉइड करना है। और इसीलिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है। और जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी इंडेक्स में आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो दूसरे इंडेक्स में क्या चल रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी ने अपना कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करके ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी कोई रेजिस्टेंस पे है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी उस रेजिस्टेंस से नीचे आ जाए और उसके बाद में ये जो ब्रेकआउट है निफ्टी का वो फेल हो जाए। तो अगर बहुत बार हम सोचते हैं कि कौन सा ब्रेकआउट फेक होता है, कौन सा ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है, ये हम कैसे जान सकते हैं? तो अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी में अगर ब्रेकआउट होने वाला है और तब बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे है तो आपको ये ब्रेकआउट को भी ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने अगर रेजिस्टेंस ले लिया तो ये ब्रेकआउट का फेल होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो एटलीस्ट अगर इसमें ब्रेकआउट हो रहा है तो बैंक निफ्टी में अगर कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तभी आप निफ्टी में बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। और सेम वे में अगर फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में कोई सपोर्ट ब्रेक हो गया है तो और ब्रेक डाउन आपको मिल चुका है, लेकिन अगर जो निफ्टी है वो कोई सपोर्ट पे है,
जिसमें अभी वो सपोर्ट को अभी निफ्टी टेस्ट नहीं किया है और वो एक इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी में है, तो आपको बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है, आपको पुट बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी उस सपोर्ट से सपोर्ट ले ले और वो बाउंस बैक हो जाए। तो अगर निफ्टी बाउंस बैक हो गया तो आपको यहाँ पे प्रीमियम्स बढ़ने वाले नहीं है बैंक निफ्टी में, और हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी रिवर्स हो जाए और ऊपर चला जाए और वो जो ब्रेकडाउन आपने देखा था वो फेक साबित हो। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, दोनों अगर साथ में चल रहे हैं, हाँ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, कंप्लीटली अवॉइड कर देना है। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा साइडवेज है, तभी भी आप जनरल में आपको ट्रेड को अवॉइड करना ही बेहतर साबित होगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। ये रूल अगर भी आप फॉलो करोगे ना, तो आपका ट्रैप होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। आप ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड ले रहे हो और दोनों ही ब्रेकआउट मतलब दोनों ही बुलिश है, तब तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर निफ्टी में ब्रेकआउट है और बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे है, और इस ऐसे टाइम में अगर आपने निफ्टी में ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, कॉल बाय कर लिया, तो आप ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ये रूल नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये रूल बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आशा करता हूँ आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 1 का ही और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है वो एक रेंज में है और बैंक निफ्टी एक बुलिश मोमेंटम में है। तो ऐसे टाइम में अगर आप लोगे ना, तो बहुत बार ऐसे ऐसे जगह पे मार्केट जो में अगर आपने कॉल बाय भी कर लिया बैंक निफ्टी में, तो आपके कॉल ज़्यादा नहीं बढ़ते। मतलब डेफिनेटली आपको प्रॉफिट तो होगा क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर तो बहुत गया है, लेकिन जब यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है ना, तो और यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी देर भी रुक जाता है तो आपके प्रीमियम्स बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाते हैं। वही अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अगर मार्केट को सपोर्ट करता था और वो भी तेज़ी से ऊपर जाता था, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम में बहुत अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे निफ्टी एक जोन में ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में आप फ्यूचर्स अगर बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जा तो ऊपर रहा है। लेकिन अगर आप कॉल बाय करोगे ना, तो यहाँ पे जब वो कंसोलिडेट होता है तो आपके प्रीमियम बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होता है लेकिन कम होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब दोनों ही एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तभी आपको ट्रेड लेना है, वरना आपको अवॉइड करना है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन बाय करते हो और एक बायर हो, ये चीज़ें जो है ना, सेलर्स के लिए अलग पर्सपेक्टिव रहेगा। कंसेप्ट सेम है लेकिन पर्सपेक्टिव अलग रहेगा, क्योंकि बायर्स को मोमेंटम चाहिए और सेलर्स को मोमेंटम की ज़रूरत नहीं है। सेलर्स को अगर साइडवेज भी रहा मार्केट और अपसाइड में जा रहा है और उन्होंने कॉल सेल करके रखे हैं, पुट सेल करके रखे, तो उनको प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि थीटा डीके भी मिलता है प्लस डायरेक्शन भी उनके साइड में है। तो उनके लिए चीज़ अलग है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको मोमेंटम चाहिए। तो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 जो है ना, वो रूल नंबर 1 के ही लाइंस पे है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। रूल नंबर 2 जो है हमारा, उसमें क्या है कि अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बाय कर रहे हो, तो आपको हमेशा देखना है कि जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के कौन से कंपोनेंट्स है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बैंक निफ्टी के। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी का, वो HDFC बैंक है, 26%। तो अगर आप बैंक निफ्टी में बुलिश हो और आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो, तो आपको देखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि HDFC और ICICI बुलिश है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल HDFC बियरिश है, HDFC ने ब्रेकडाउन दे दिया है, कोई सपोर्ट को HDFC ने ब्रेक कर दिया है, तो ऐसे सिनेरियो में आप बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं कर सकते। इवन दो अगर बैंक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और मार्केट अपसाइड में जा रहा है, एक ब्रेकआउट आपको मिल चुका है, फिर भी आप ट्रेड मत लीजिए। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक जब तक HDFC बैंक और ICICI बैंक जब तक बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक बैंक निफ्टी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दे सकता है। अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो आप इंश्योर करिए कि HDFC बैंक और ICICI बैंक एटलीस्ट थोड़ा तो सपोर्ट करे, मतलब निगेटिव ना हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक का सपोर्ट हो, तभी जाके आप बैंक निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट करें। अगर दोनों अलग चल रहे हो तो आपको ट्रेड के लिए वेट करना है।
तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस भी आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन और आईसीआईसीआई बैंक साइडवेज है, तभी भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये कैसा है कि जितने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है, और जितने ज़्यादा उसको अपोज करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट बैंक निफ्टी के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, और उनके वेटेज के हिसाब से वो बैंक निफ्टी को मूव करा सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक बार जो क्या एसबीआई का रिजल्ट था, और एसबीआई के रिजल्ट के वजह से जो एसबीआई बैंक का जो स्टॉक था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसके वजह से बैंक निफ्टी राइज हो रहा था। लेकिन बाकी तीनों का तीनों जो स्टॉक्स है वो साइडवेज थे, मतलब वो इतने बुलिश नहीं थे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 12% का एक ग्रोथ देखने को मिल गया उनके रिजल्ट्स के बाद में। तो ऐसे सिचुएशन में जो है ना, ऐसे सिचुएशन बहुत रेयरली आता है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पूरे बैंक निफ्टी को हिला देता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन भी आते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वॉच करिए, ये जो मूवमेंट बैंक निफ्टी में हो रहा है वो किसकी वजह से, या निफ्टी में हो रहा है तो किसकी वजह से, ये आपको पता होना चाहिए, और उनके बेसिस पे उनके चार्ट्स को भी आपको मॉनिटर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो ना, तो निफ्टी में आपको देखना है कि एचडीएफसी और रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ये दोनों अलग है, ये आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको देखना है एचडीएफसी और रिलायंस किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। बहुत बार क्या होता है कि रिलायंस जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है, उसके वजह से वो निफ्टी 50 को ऊपर लेके जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान में देना है कि जो राइज हो रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो कौन से कंस्टिट्यूएंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से कंस्टिट्यूएंट्स उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको ये जो कंपोनेंट्स का लिस्ट है वो आपको एनएससी के वेबसाइट पे भी मिल जाता है। तो आप देखते कोई भी इंडेक्स में अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे फिन निफ्टी हो गया, तो आप उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसको देख लो, और कौन से स्टॉक्स के अगर जिसका जिन स्टॉक्स का वेटेज ज़्यादा है उन स्टॉक्स को आप मॉनिटर कर सकते हो। तो फ्रैंकली अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, इन तीनों बैंक्स को तो मॉनिटर करना ही है, लेकिन कभी कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स को। तो ये एटलीस्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसके चार्ट्स को आप ट्रेडिंग करते समय आपके ध्यान में होने चाहिए कि वो एक सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, बुलिश है, बियरिश है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तब। तो ये है हमारा रूल नंबर 2। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रूल नंबर 3 है वो है कि जब भी मार्केट प्रीवियस डे रेंज में होता है तब आपको क्वांटिटी कम कर देना है। तो ये रूल क्या है, प्रीवियस डे रेंज क्या होता है, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई के बीच में अगर मार्केट, आज का मार्केट प्रीवियस डे रेंज के अंदर अगर ओपन होता है और उसके अंदर वो ट्रेड कर रहा है, तो वो आपको आपकी क्वांटिटी को हाफ कर देना है या 75% कर देना है। आपके नॉर्मल क्वांटिटी से आपको कम क्वांटिटी पे ही ट्रेड करना है। जैसे कि ये चार्ट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रीवियस डे लो है और ये प्रीवियस डे हाई, तो इसके बीच में मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ये यहाँ पे ओपन होने के बाद में आप देख पा रहे हो कि मार्केट एक मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और साइडवेज है, और वो भी आफ्टरनून सेशन तक, मतलब 2-2:30 बजे तक मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट अगर प्रीवियस डे रेंज में ओपन होता है और प्रीवियस डे रेंज में ही ट्रेड कर रहा है तो आपको आपकी क्वांटिटी कम कर देना है, चाहे जितना भी अच्छा सेटअप हो, चाहे जितना भी ज़्यादा रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा हो, फिर भी आपको आपकी क्वांटिटी कम कर देना है। ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रैप होने से बहुत बार बचाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी मार्केट प्रीवियस डे रेंज में होता है तब वो फेयर वैल्यू के करीब होता है। जो फेयर वैल्यू है प्रीवियस डे का, जो अगर आप सेंट्रल सीपीआर को अगर पकड़ोगे तो उसके करीब आपकी आज की वैल्यू ट्रेड कर रही होती है। तो जब फेयर वैल्यू की तरफ होता है तो जो
इनिशिएटिव बायर्स और सेलर्स होते हैं वो मार्केट में एंटर नहीं करते, और जो रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स होते हैं वही सिर्फ मार्केट में प्ले करते हैं, और इसी वजह से आपको रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन ज़्यादा बड़े मूवमेंट्स के लिए आप वेट मत करो। मतलब अगर बैंक निफ्टी है तो आप 300-400 पॉइंट के मूवमेंट के लिए वेट नहीं कर सकते। आप 120-150 पॉइंट का अगर वन वे मूव मिल जाता है, जैसे यहाँ पे अगर आपको 4 कैंडल ग्रीन मिल गया तो आप वो ले लेने का और बाहर निकल जाने का। क्यों? क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे रेंज में है। तो ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूल इतना सिंपल है ना कि लोग इसको भूल जाते हैं। तो ये रूल को आप फॉलो करेंगे तो आपका ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ट्रैप होने से आप बच सकते हो अपने आप को। आपका स्टॉप लॉस बहुत कम बार हिट होगा और आप एक रियलिस्टिक टारगेट के लिए भी प्लान कर पाओगे। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आज प्रीवियस डे रेंज में है तो मैं ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करूंगा ही नहीं, मैं छोटे टारगेट्स लेके मार्केट से अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाऊंगा। तो ये आप हमेशा ध्यान में रख पाओगे अगर आप ये रूल को फॉलो करोगे। तो प्रीवियस डे रेंज में है तो बड़े टारगेट्स के लिए वेट मत करो और जल्दी से प्रॉफिट करके निकल जाओ। तो अगर आप ये प्रीवियस डे को देखोगे, ये प्रीवियस डे रेंज के बाहर है, इसका प्रीवियस डे दिख नहीं रहा है लेकिन ये बाहर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया, एक वन वे आपको मूव मिल गया। लेकिन ये जो है यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद में ये साइडवेज था बहुत देर तक, आफ्टरनून सेशन तक, और उसके बाद में ये मार्केट नीचे जाता है। फिर भी इसमें हमको ज़्यादा वैल्यू मिलता नहीं है, वन वे ट्रेड्स हमको मिलते नहीं है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे रेंज में अगर ओपनिंग होता है, प्रीवियस डे रेंज में ट्रेड कर रहा है तो आपकी क्वांटिटीज़ को कम कर दो, क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टारगेट्स बड़े नहीं रखने हैं, टारगेट छोटे लेके बाहर, छोटे से टारगेट्स लेके आपको प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो जाना है। तो ये था रूल नंबर 3। तो ये थे रूल नंबर 1, 2 और 3 जो हमने डिस्कस किया। अगर आप ये तीनों रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप ट्रैप होने से अपने आप को बचा पाएंगे, आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होगा। इसके बाद में हम कुछ जनरल रूल्स देखने वाले हैं। कुछ जनरल रूल्स, ये 3 रूल तो इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं खुद इन 3 रूल के बेसिस पे ही ट्रेड करता हूँ। और इसके बाद में कुछ जनरल जो टिप्स होते हैं वो हमेशा हमें पता होते हैं, फिर भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है तो मल्टीपल कन्फर्मेशंस होने चाहिए। मल्टीपल कन्फर्मेशंस मतलब क्या है कि प्राइस एक्शन भी आपको आपके ट्रेड को कंफर्म कर रहा है, CPR हो गया, पिवोट पॉइंट्स हो गया, 20 EMA हो गया, सारे इंडिकेटर्स हो गया या प्राइस एक्शन हो गया, ये सारे के सारे आपके ट्रेड को कंफर्म कर रहे हैं। ऐसे मल्टीपल कंफर्मेशंस अगर आपके पास है तभी आप ट्रेड को इनिशिएट करो। अगर फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों से आप मतलब कुछ इंडिकेशंस आपको बेयरिश मिल रहा है, कुछ इंडिकेशन आपको बुलिश मिल रहा है, या रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा है, रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है, इस तरीके से अगर कोई डायलेमा हो तो अब आपको ट्रेड को अवॉइड कर देना है। कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई चीज़ आपको लग रहा है कि खटक रहा है कि ये सही नहीं है, ये सेटअप कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ, तो आपको हमेशा ट्रेड को अवॉइड करना है। ट्रेड को अवॉइड करना, आपके कैपिटल को प्रिजर्व करना है, ये पहला धर्म है आपका। उसके बाद में ही आपको प्रॉफिट्स के बारे में बाद में सोचो, कैपिटल को प्रिजर्व करने में और बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले सोचो। तो ये है मल्टीपल कन्फर्मेशन रहेगा तभी आपको ट्रेड करना है। ये सेकंड रूल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल ट्रेडर ही आपको बता सकता है। ये रूल क्या है, अगर आपका सेटअप अच्छा हो, आपका सारे के सारे कन्फर्मेशन आपके बढ़िया हो, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, जो लॉजिकल स्टॉप लॉस रहता है, मतलब किसी स्विंग के ऊपर या किसी रेजिस्टेंस के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो जो भी अगर आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस है अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब आपके प्रॉफिट टारगेट से बहुत ज़्यादा कंपेरेबल हो जाता है, अगर और आपके रिस्क अपटाइट से बाहर है, मतलब अगर आपने एक ट्रेड में 1% ऑफ योर कैपिटल आप रिस्क लेते हो और आपका जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो 1% से ज़्यादा है, वो 2% या 3% है, तो आपको ट्रेड अवॉइड कर देना है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है, सेटअप कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, स्टॉप लॉस बड़ा है, आप नहीं ले सकते हो, इतना निगेटिव, इतना लॉस आप नहीं देख सकते हो। स्टॉप लॉस अगर बड़ा है तो लॉस भी बड़ा रहेगा, आप नहीं देख सकते हो तो अवॉइड करो। सीधी सी बात, स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करो। ट्रेड लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। वो अगर बड़ा है, आप नहीं देख सकते उतना बड़ा लॉस, तो ट्रेड मत लो, ख़त्म कहानी। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ये चीज़ को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि आपका कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड ले सकते हो। और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि आपका ट्रेड मिस हो जाएगा या आपने कितना प्रॉफिट कमा सकते थे। सबसे पहले स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना सीखो। स्टॉप लॉस इज टू बी रिस्पेक्टेड। जो लोग स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग रिस्क को रिस्पेक्ट करते हैं,
प्रॉफिट उनको रिस्पेक्ट करता है। प्रॉफिट आपको अपने आप आ जाएगा, आप सिर्फ स्टॉप लॉस का ध्यान में रखो, आप अपने कैपिटल को सही तरीके से इस्तेमाल करना ये आपका काम है। प्रॉफिट देना या स्टॉप लॉस हिट होना ये तो मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन सही तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना ये आपका काम है। तो ये था सेकंड जनरल रूल्स। और तीसरा जो रूल है ना कि आपको फोमो में किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं होना है। बहुत बार क्या हो जाता है, हम हमारे सेटअप के लिए वेट कर रहे होते हैं और बहुत देर तक अगर सेटअप नहीं आता है, उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत भी हमको लगने लगता है कि सेटअप फॉर्म हो रहा है तो हम तुरंत एंटर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हो सकता है मेरा सेटअप मिस हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी ब्रेकडाउन के लिए वेट कर रहे हैं और किसी रेजिस्टेंस से मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ गया है तो कोई सपोर्ट के अगर पास आ गया है तो सपोर्ट ब्रेक होने से पहले हम उसमें एंटर कर जाते हैं। तो ये हमको नहीं करना है, हमको वेट करना है कि कंप्लीटली आपका सेटअप फॉर्म हो जाए। जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो वो सेटअप अगर आपका फॉर्म होता है तभी आपको ट्रेड में एंटर करना है। तो ये थे कुछ रूल्स जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। आशा करता हूँ अगर ये आप रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका भी स्टॉप लॉस हिट होना बहुत कम हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा, आपका कैपिटल भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व रहेगा और आपका प्रॉफिट्स भी सही तरीके से बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ भी कमेंट्स मतलब डाउट हो या कुछ बताना हो तो हमको कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।